हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं हम। यहाँ पे चैप्टर 10th है हमारा 10वां चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आप चैप्टर की वीडियो को जरूर देखें। चैप्टर जो है आपका उसमें से आधा चैप्टर आपके पेपर में आएगा, ठीक है। पेज नंबर 257 से लेके पेज नंबर 274 तक इतना सीबीएसई के सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बाद का आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो डिलीट है, ठीक है। और चैप्टर को पूरा देखने के लिए आपको 3 पार्ट देखने पड़ेंगे। 3 पार्ट में इस चैप्टर की वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। विस्तार से बिल्कुल समझाया हुआ है। इसे देखने के बाद जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम है वहाँ पे एकलव्य स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि स्तंभरारी बंदोबस्त से क्या अभिप्राय है, या फिर इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए क्या था ये, आप ये समझ लो कि ये एक कर व्यवस्था थी, यानी एक टैक्स सिस्टम था। इसके तहत इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने कर की जो राशि होती थी वो निश्चित कर दी थी, जो कि जमींदारों को चुकानी होती थी, किसानों और रैयतों इन सब से लेकर अंग्रेजों तक जमा करनी होती थी, ठीक है। तो जो जमींदार थे वो बिचौलिए के रूप में काम करते थे, यानी जो अंग्रेज थे इनको टैक्स मिलता था। और टैक्स जमा कौन करता था, किसके जरिए जमा करवाते थे, जमींदार के जरिए। जमींदार जो था वो किसानों वगैरह से सबसे टैक्स इकट्ठा करता था, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को कि किसानों से टैक्स कौन ले लेगा, राजस्व जमींदार ले लेंगे, और फिर वो उस टैक्स को आगे अंग्रेज को जमा कर देंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता था। इसे स्तंभरारी बंदोबस्त कहा जाता है, या फिर इसको स्थायी बंदोबस्त भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले से ही निर्धारित कर दी गई थी राशि कि भाई इस जमींदार को इतनी राशि इकट्ठी करके देनी है, ये चीजें। तो चलिए समझते हैं इसको। स्तंभरारी बंदोबस्त की बात करें तो ये 1793 में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके द्वारा ये लागू की गई थी ये व्यवस्था, ठीक है। स्तंभरारी बंदोबस्त एक कर व्यवस्था थी। इसके तहत क्या करते थे, राजस्व की राशि जो जो भी कर होता था, राजस्व होता था, उसकी जो राशि थी वो निश्चित कर दी गई थी, यानी फिक्स कर दी गई थी, जो प्रत्येक जमींदार को एक निर्धारित समय पर जमा करनी होती थी, ठीक है। तो जो जमींदार लोग थे इनको एक निर्धारित समय दे दिया जाता था, और उस समय के अंदर अंदर इनको वो जो राशि है उसको जमा करनी होती थी। लेकिन अगर मान लो वो जमा नहीं कर पाते, अगर जमींदार मान लो नहीं चुका पाता, तो ऐसे में फिर उसकी जमींदारी, उसकी संपत्ति वगैरह जो थी वो नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। ये सिस्टम चलता था। तो ये स्थायी बंदोबस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हो इसको, बहुत पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि राजस्व की राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। देखिए जमींदार लोग जो थे वो कई बार, और कई बार नहीं बल्कि बहुत बार आप ये कह लो कि राजस्व की राशि को जमा नहीं करते थे, ठीक है। क्यों जमा नहीं करते थे, उसके पीछे कुछ कारण थे। वो कारण क्या हो सकते हैं कि क्यों वो जमा नहीं करवा पाते थे, इसको हम देखते हैं। तो देखिए एक कारण तो ये है कि जो प्रारंभिक मांग थी, यानी जो राजस्व की जो मांग उन्होंने अंग्रेजों ने निर्धारित कर दी थी, वो मांग बहुत ज़्यादा थी, यानी कि बहुत ज़्यादा राजस्व आप ये लगा लो कि निर्धारित कर चुके थे ये। तो कंपनी ने राजस्व की मांग को ऊंचे स्तर पर रखा था, जिस कारण जमींदारों को राजस्व जमा करने में कई तरह की समस्याएं होती थी। वो नहीं टाइम पे जमा कर पाते थे। एक बार तो दिक्कत देखो, एक दिक्कत ये भी हो जाती थी क्योंकि उनको किसानों से भी कई बार टाइम पे नहीं मिल पाता था। जो किसान है, जब वो टाइम पे नहीं दे पाएंगे राजस्व, तो फिर उस राजस्व को आगे जमींदार कैसे पहुंचा पाएगा। तो एक समस्या ये भी हो जाती थी, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, कृषि की उपज की कीमतें नीचे होना, यानी जिस समय में ये भारी ऊंची मांग जो थी राजस्व की निर्धारित की गई थी, उस समय में जो अनाज की कीमत थी या जो कृषि की उपज की जो कीमत थी वो कम थी। समझ रहे हो, यानी कि मतलब एक किसान जो है उसके अनाज की कीमत तो काफ़ी कम है, उसको काफ़ी कम मिलता है, लेकिन उसको आगे जो टैक्स देना है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। अब ये सोचो कि जब किसी की आमदनी कम हो और उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़े तो वो कैसे हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक समस्या यहाँ पे भी आती थी। तो देखिए ये ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, ठीक है। और जब कृषि की उपज की कीमतें जो थी वो काफी नीचे थी, यानी काफी कम थी। इससे क्या होता था कि किसानों के लिए जमींदार को
जो देय राशि थी, यहाँ पे देय राशि आएगा, ठीक है, उनके जो देय राशि थी उसको चुकाना मुश्किल हो जाता था। मतलब जो भी राशि देना होता था वो चुकाना काफी मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो आगे कंपनी को निर्धारित राजस्व, और वो भी निर्धारित एक निश्चित समय में कैसे दे सकेगा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती थी। तो सेकंड कारण एक ये भी हो जाएगा जिसके कारण वो चूक जाते थे या नहीं दे पाते थे। फिर एक है अगला पॉइंट, राजस्व असमानता, यानी राजस्व जो था वो असमान था। देखिए फसल अच्छी हो या फसल खराब हो, लेकिन जो टैक्स होता था वो ठीक समय पे चुकाना होता था, और एक तरह से आप ये लगा लो फिक्स था, वो फिक्स कर उनको चुकाना ही था। लेकिन आप ये लगा लो चाहे उनकी फसल हो अच्छी या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं था उन्हें। अब मान लो अच्छी फसल हो रही है तो वो चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको, लेकिन मान लो अगर फसल ही अच्छी नहीं हो रही तो कहाँ से किसान चुका पाएंगे, तो ये भी एक कारण बन जाएगा। आगे है कि अगला पॉइंट कि जमींदार की शक्ति सीमित कर दी गई थी। स्तंभदारी बंदोबस्त ने जमींदार की शक्ति को किसान से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। पहले जमींदार बहुत ताकतवर होते थे, इनके पास सेनाएं भी होती थी कुछ के पास, इन सबको इनसे वो सारी पावर जो थी वो छीन ली गई थी। इनको केवल एक मतलब टैक्स कलेक्ट करने वाला तक बना दिया था, इतना ही मतलब रह गया था इनके लिए। तो ये कारण होगा, और कुछ जगह पे ये भी कारण देखा गया है, कुछ जमींदार जानबूझकर भी नहीं चुकाते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट। अब है अगला क्वेश्चन, जोतदार कौन थे। ये जो जोतदार है ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दें, थोड़ा बहुत आपको घुमा कर पूछें, पर चीजें यही होंगी। तो देखिए जोतदार जो थे वो एक धनी किसानों का एक वर्ग था, एक समूह था, आप ऐसा मान लो। ये काफी मतलब उभर कर आए थे या काफी अमीर हो गए थे, आप ऐसा मान लो। 18वीं शताब्दी के अंत में जोतदार जो थे वो अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, ठीक है, इनके पास बहुत सारी जमीन हो गई थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जो जोतदार लोग थे इनके पास जमीन के बड़े बड़े हिस्से, कई बार तो हजारों, मतलब आप ये लगा लो बहुत एकड़ में इनके पास जमीनें थी। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, जब इनके पास इतनी सारी जमीनें थी तो ये काफी मतलब समृद्ध और काफी अमीर बनकर उभर रहे थे। स्थानीय जो व्यापार होता था उस पर इनका पूरा कंट्रोल था, नियंत्रण था, और जो साहूकार का जो कारोबार था उस पर भी इनका पूरा नियंत्रण होता था, ठीक है। और जोतदार जो थे ये अपने इलाके के जो काश्तकार होते थे, किसान वगैरह होते थे या फिर मजदूर वगैरह, उन पे व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। और इनकी जमीन का, ये जो जोतदार है इनके पास जमीन बहुत सारी होती थी और ये खुद थोड़ी खेती करेंगे, तो ये क्या करते थे, इनकी जमीन का जो काफी बड़ा भाग होता था वो बटाईदारों के माध्यम से जोता था जाता था। बटाईदार का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि मान लो कोई जोतदार है उसके पास है बहुत बड़ी जमीन, बहुत मतलब खेत है उसके पास काफी सारे। अब वो अमीर आदमी है तो खेती तो करेगा नहीं वो यहाँ पे, तो वो क्या करता था कुछ लोगों को दे देता था बटाई पे, ठीक है। उसमें क्या होता था कि जो जो आदमी मतलब एक तरह से किराए पे दे दो, ये समझ लो आप, कि जो व्यक्ति उसको लेता था वो क्या करता था अपने हल वगैरह खुद लेकर आएगा, उसके खेत पर मेहनत करेगा, यानी मालिकाना हक जो है खेत का वो तो उसके पास ही रहेगा, जोतदार के पास। लेकिन जो मेहनत करने वाला किसान है वो उसको किराए पे ले लेगा और उस पर खेती करेगा, ठीक है। और जब उस पर फसल उग जाएगी और फसल जब बाद में काटी जाएगी तो उसका आधा हिस्सा जो है वो जोतदार को दे देगा और आधा हिस्सा जो है वो खुद रख लेगा। तो ये होता था सिस्टम, इसको बटाई वाला सिस्टम कहा जाता है। और गांव में जोतदार की शक्ति जो थी वो जमींदार की अपेक्षा में देखें तो वो ज्यादा थी, क्योंकि जो जोतदार होते थे वो गांव वगैरह में ही रहते थे, उनके साथ ताकतवर थे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। तो जोतदार से रिलेटेड 2 3 4 5 पॉइंट अच्छे अच्छे हैं, आपको ये याद रखने हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। अब पहाड़ी लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहाड़ी लोग कौन थे या पहाड़िया किनको कहा जाता था, और ये जो लोग थे ये अपना जीवन जो था वो कैसे निर्वाह करते थे, किस प्रकार से जीते थे। तो देखिए पहाड़ी लोग जो हैं ये राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे, ठीक है, आसपास रहते थे पहाड़ों के, इसीलिए इनको पहाड़िया कहा जाता है। और जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे, जो भी जंगल से इनको उपज हो जाती थी उससे अपना जीवन बिताते थे। पहाड़ी लोग जो थे वो झूम खेती करते थे, ठीक है। झूम खेती क्या होती है, इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए खेत होता है, ठीक है, मान लीजिए ये खेत है, तो पहले मान लो वो पहले वर्ष इस वाले खेत में खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें खेती करते थे, फसल उगाते थे। लेकिन उसके बाद कुछ वर्ष के बाद इस खेत को छोड़ देते थे, दूसरे खेत में शिफ्ट हो जाते थे, और इनकी जो जमीन होती थी इसको छोड़ देते थे, उसमें जंगल वगैरह में आग वगैरह लगा देते थे, तो उसकी जो राख वगैरह होती थी
उससे मतलब वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती थी ज़मीन, कुछ समय के लिए परती छोड़ देते थे और दूसरी ज़मीन पे खेती करते थे। फिर बाद में उसका भी यही हाल होता था, तीसरी ज़मीन पे चले जाते थे, फिर बाद में वापस इन्हीं ज़मीनों पे आ जाते थे। तो इसको मतलब कहते हैं झूम खेती, यानी किसी एक निश्चित ज़मीन पे स्थायी रूप से नहीं करी जाती है, इसमें जगह बदल दी जाती है, कभी इस खेत में, कभी कहीं और जाके, कभी कहीं और जाके, इस तरीके से। तो ये झूम खेती करते थे और राख से जो पोटास बनती थी, उस पोटास वाली जो उपजाऊ ज़मीन होती थी उस पे दाल वगैरह उगा लेते थे, ज्वार बाजरा उगा लेते थे। इनका जो पूरा जीवन था वो पहाड़ियों में ही सिमटा हुआ था, ठीक है। पहाड़ों से काफ़ी ज़्यादा मतलब जुड़े हुए थे ये लोग, और शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में पहाड़ों और जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। क्या करते थे? शिकार करते थे, झूम खेती करते थे, खाद्य बटोरते थे, रेशम के कीड़े पालते थे और पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे, यानी इनकी खुद की भूमि है वो। इमली के पेड़ों के बीच में बनी झोपड़ियों में रहते थे ये लोग, आम के पेड़ की छांव में आराम करते थे। ये पहाड़ी लोग जो थे, इनकी पहाड़ियां जो होती थी वो इनके जीवन का आधार होती थी, ठीक है, इनके जीवन का आधार, इनकी पहचान होती थी। और ये बाहरी लोगों के जो मान लो बाहरी लोग अगर कोई यहाँ पे प्रवेश करता तो उसका ये प्रतिरोध करते थे, विरोध करते थे, और ये कुदाल का प्रयोग करते थे। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं, ये आपको याद रखना है। यानी कि इनका जो जीवन था वो पूरी तरीके से जंगलों से, पेड़ पौधों से, पहाड़ों से जुड़ा हुआ था। ये जंगलों को काटते नहीं थे, ये भी ध्यान रखना, जंगलों से इनको काफी लगाव था। कुदाल का प्रयोग करते थे, झूम खेती करते थे, पूरे जंगल को अपनी निजी भूमि मानते थे, बाहरी लोगों का प्रतिरोध करते थे। ये इनकी कुछ विशेषताएं हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जीवन निर्वाह के लिए आप बता सकते हो कि झूम खेती के द्वारा और जो जंगल से मिलने वाली चीजें उस पर निर्भर होते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बुकानन कौन था और भारत में आके उसने क्या काम किए थे। तो देखिए, फ्रांसिस बुकानन जो था एक चिकित्सक था और भारत में आया था और बंगाल में इसने चिकित्सा सेवा में काम किया था। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेलेस्ली, इनका शल्य चिकित्सक रहे, यानी उनका डॉक्टर रहे। और कोलकाता में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम है कोलकाता अलीपुर चिड़ियाघर। और थोड़े समय के लिए वनस्पति उद्यान का प्रभारी यानी कि इंचार्ज भी रहे हैं इसके, ठीक है, वनस्पति उद्यान का इनको इंचार्ज बनाया गया था। और बंगाल सरकार के अनुरोध में, यानी सरकार ने इनसे अनुरोध किया और अनुरोध पे इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया, ठीक है। ये भूमि का नहीं है, ये स्पेस है, यहाँ पे गलती से एक साथ टाइप हो गया। यहाँ पे देखिए, क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में ये बीमार हो गया और फिर इंग्लैंड चला गया। फ्रांसिस बुकानन की दृष्टि सूक्ष्म थी। ये क्या करता था, कंपनी की तरफ से नियुक्त किया गया था। जब भी ये कहीं जाता था तो ये देखता था कि किस तरीके से उस जगह की जो भूमि है या वहाँ पे जो भी संसाधन है उसका किस तरीके से हम कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक इस्तेमाल करके लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। जंगल को ये उजाड़ मानता था, याद रखो, जंगल को ये बेकार मानता था। इसका कहना ये था कि जंगलों को काट कर वहाँ पे खेती की जाए, फसलें उगाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या हो, फायदा हो, लाभ हो, इस तरीके से देखता था। बुकानन जो था वो वनवासियों की जीवन शैली, वनवासी जो पहाड़ी वगैरह लोग थे, इनकी जीवन शैली का आलोचक था, क्योंकि ये जो पहाड़ी लोग थे उनको ये असभ्य, बर्बर मानता था, ठीक है, और वनों को कृषि भूमि में बदलने का हिमायती था। तो ये इसके बारे में कुछ हमने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रांसिस बुकानन कौन था, भारत में उसने आके क्या काम किया, ये आपको पॉइंट यहाँ पे पता लग गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर में ये आता है काफी ज्यादा। क्वेश्चन ये है कि जमींदारों ने किस प्रकार राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा को नीलामी से निपटने के लिए कौन से तरीके अपनाए। अब देखिए, जमींदार जो थे इनके साथ क्या होता था, जब ये टाइम पे राजस्व नहीं जमा कर पाते थे तो इनकी जमींदारी को नीलाम किया जाता था, हमने पढ़ा है। लेकिन इन्होंने अपनी जमींदारी को अपनी संपत्ति को बचाने के कुछ तरीके निकाल लिए थे। तो आपसे यही बताया जा रहा है कि कैसे, मतलब वो तरीके कौन से थे। और इसी में अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है कि जमींदार जो थे अपनी जमींदारी को किस प्रकार नियंत्रण बनाए हुए थे या किस तरीके से बचाते थे। तो देखिए, इसके कई सारे पॉइंट बनेंगे, ध्यान से आपको देखना है। देखिए, अंग्रेजों ने क्या करा था, स्तंभधारी बंदोबस्त के तहत राजस्व की मांग जो थी वो अत्यधिक निर्धारित कर दी थी, यानी राजस्व की मांग जो थी वो काफी ज्यादा निर्धारित कर रखी थी। ऐसे में जमींदारों के ऊपर राजस्व का काफी दबाव आ जाता था, क्योंकि जो किसान भी थे वो भी टाइम पे कई बार इनको राजस्व नहीं दे पाते थे। लेकिन जमींदारों के लिए तो टाइम फिक्स था ना, कि आपको इस समय इस दिन सूर्यास्त विधि के अनुसार टाइम पर अपना राजस्व जमा करवा ही देना है।
अब ऐसे में इनके ऊपर होता था काफ़ी ज़्यादा दबाव, क्योंकि इनकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी अगर ये टाइम पे नहीं जमा करा पाते तो समय पर राजस्व ना देने के कारण जमींदारों की जमींदारी जो होती थी, इनकी संपत्ति वगैरह जो होती थी नीलाम कर दी जाती थी। ऐसे में जमींदारों ने अपनी संपत्ति को नीलाम होने से बचाने के लिए कई तरीके अपनाए। तो वो तरीके कौन से, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इसे समझो, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। देखिए, जमींदार जो थे वो अपनी संपत्ति को स्त्रियों के नाम पे कर देते थे, यानी अपने परिवार की स्त्रियों पे। कोई अपनी माँ के नाम पे कर देता था, कोई अपनी पत्नी के नाम पे कर देता था। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता था कि कंपनी ने ये निर्णय लिया था कि जो जो संपत्ति स्त्री के नाम पे है ना, उसको नहीं छीना जाएगा। तो इन्होंने एक तरीका निकाल लिया था कि अपनी संपत्ति को स्त्री के नाम पे कर देंगे, इस तरीके से बचा लेते थे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री भी एक ऐसा रास्ता था जिसे बचाते थे। कैसे? देखिए, जब जमींदार की संपत्ति की नीलामी होती थी, ऐसे में जमींदार जो था वो क्या करता था, अपने जो एजेंट होते थे अपने ही लोगों को भेज देता था कि आओ और बोली में शामिल हो जाओ। तो जो एजेंट होते थे उसके, वो संपत्ति को ऊंची बोली लगाकर खरीदते थे, ठीक है, खूब ऊंची बोली लगाते थे। लेकिन जब पैसे देने का टाइम आता था उस समय में वो इनकार कर देते थे। तो ऐसे में क्या होता था, दोबारा से फिर बोली लगाई जाती थी, नीलामी वाली व्यवस्था चलती थी, फिर से फर्जी बोली लगा दी जाती थी, बार बार फर्जी बोली लगती थी। तो ऐसे में क्या होता था, अंत में जमींदार जो होता था वो खुद ही अपनी जमींदारी को खरीद लेता था, वो भी काफी कम दाम में, ठीक है, कम दाम में। तो ये भी एक तरीका था अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचाने का। एक और तरीका देखिए, यदि कोई अन्य व्यक्ति, मान लो कि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई जमींदार या कोई भी हो, अगर नीलामी में भूमि खरीद भी लेता है, ठीक है, तो खरीद भी लेता है तो भूमि का कब्जा नहीं ले पाता था। क्योंकि क्या होता था कि जब वो पुराने जमींदार के जो लठियाल होते थे, उसके जो व्यक्ति होते थे, वो उस नए खरीदार को मार पीट कर भगा देते थे, ठीक है, तो वो कब्जा नहीं ले पाता था। मान लो अगर खरीद भी ले उसकी जमीन तो उस पर उसका कब्जा नहीं हो पाएगा। तो ये 2-3 तरीके ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, जिसके जरिए जमींदार लोग जो थे अपनी जमींदारी पे नियंत्रण बनाए हुए थे और अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचाते थे। आगे देखिए, संथाल कौन थे? संथाल लोग जो थे वो किस प्रकार पहाड़ी लोगों से भिन्न थे? पहाड़ी लोग कौन थे? अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ये पहाड़ों में, राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, ठीक है, और जंगल से जुड़े हुए थे, झूम खेती करते थे। अभी हमने पढ़ा पहाड़ी लोगों के बारे में। तो ऐसे ही एक संथाल लोग भी थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है और ये भी बताना है कि वो किस प्रकार से पहाड़ी लोगों से अलग थे। तो देखिए, संथाल जो थे ये आदर्श बाशिंदे थे। आदर्श क्यों कहा जा रहा है इनको? जबकि पहाड़ी लोगों को असभ्य, बर्बर कहा जा रहा है, लेकिन इनको आदर्श कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी लोग जो थे वो जंगलों को काटने को तैयार नहीं थे, जंगलों को खुद की निजी भूमि मानते थे, ठीक है। तो इसलिए जो अंग्रेज लोग थे वो पहाड़ी लोगों को पसंद नहीं करते थे और संथाल उनको सही लगते थे। आगे देखिए, ये 1780 के दशक तक बंगाल के आसपास आकर बसने लगे थे संथाल लोग। जमींदार जो लोग थे इन्होंने क्या करा, खेती के लिए नई भूमि तैयार करने के लिए, ये चाहते थे कि खेती के लिए नई जमीन तैयार हो। तो नई भूमि तैयार करने के लिए और खेती को बढ़ाने के लिए संथाल लोगों को भाड़े पे रखते थे। अब यहाँ पे समझना है आपको, देखिए क्या था, पहले ना बहुत पेड़ पौधे जंगल होते थे, ठीक है, जमीन तो बहुत थी लेकिन जंगल बहुत ज्यादा था। उन जंगलों को कटवा के, साफ करवा के वहां पे खेती करनी थी। अब जो पहाड़ी लोग थे वो तो तैयार होते नहीं थे, जंगलों को वो काटते ही नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि जंगलों से जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो संथाल लोग थे इनको जंगलों को काटने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या हुआ, जो जमींदार लोग थे उन्होंने इनको हायर कर लिया या फिर किराए पे रख लिया, आप ये लगा लो, ठीक है, भाड़े पे रख लिया। और इनको काम क्या दिया कि खेती के लिए नई भूमि तैयार करो, यानी जंगलों को साफ करो, खेती के लिए जमीन तैयार करनी है और खेती का विस्तार करना है, इसलिए इसको भाड़े पे रखते थे ये। अंग्रेज अधिकारियों ने जब देखा कि भाई ये संथाल लोग जो हैं ये हमारे काम के हो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जो थे वो पहाड़ियों को समझाने में नाकाम रहे थे, ठीक है, तो ऐसे में इनको एक ऑप्शन दिखा कि ये संथाल लोग जो हैं ये काफी काम आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनको जंगल में बसने का निमंत्रण दिया कि आओ भाई, इनविटेशन है तुम्हें, यहाँ बसो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कि संथाल कौन थे और इनको कब आए थे, किसने बुलाया, किस काम आते थे, ये इतना आपको समझ में आ गया। अगला है कि संथाल किस प्रकार पहाड़ी लोगों से भिन्न थे। तो आपको यहाँ पे भिन्न किस तरीके से, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इधर पहाड़ी लोग हैं और इधर संथाल लोग हैं, इनके बीच में क्या अंतर है ये आपको समझना है। तो देखिए, चलिए समझते हैं। पहले पहाड़ी लोग जो थे ये झूम खेती करते थे, यानी कभी इस जगह पे, फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे, इस तरीके से झूम खेती होती थी इनकी। लेकिन जो संथाल लोग थे वो एक जगह बसकर जमीन को साफ करके स्थायी कृषि करते थे, एक जगह पे रुक कर, ठीक है। तो ये अंतर है इन दोनों के बीच में, समझिए।
अगला अंतर देखते हैं, पहाड़ी लोग जो थे ये कुदाल का प्रयोग करते थे, लेकिन जो संथाल लोग थे ये हल का प्रयोग करते थे। तो कुदाल और हल के बारे में आपको याद होना चाहिए, कई बार पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कुदाल और हल के बीच में जो संघर्ष था उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे कुदाल और हल के बीच में संघर्ष नहीं था, बल्कि पहाड़ी लोग और संथाल लोगों के बीच में था। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेंगे आपसे, और वहां पे हो सकता है आप ना कर पाओ, तो आपको ये चीजें याद रखनी है बिल्कुल। अगला है कि पहाड़ी लोग जो थे वो जंगल को नहीं काटते थे, ये हमने पढ़ा था, लेकिन जो संथाल लोग थे वो जंगल को काटते थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये इनके बीच में कुछ अंतर है। ठीक है, आप इनको ये मान सकते हो कि पहाड़ी लोगों को जो अंग्रेज लोग थे इनको असभ्य बोलते थे। ठीक है, इनको बर्बर माना जाता था, लेकिन इनको ये आदर्श मानते थे। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट बना के लिख सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पेपर में कई बार। देखिए, दामिन ई कोह के से क्या अभिप्राय है? दामिन ई कोह का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अंग्रेजों ने संथाल लोगों को इनवाइट किया कि आओ यहाँ पे बसो। तो क्योंकि अंग्रेजों को संथाल लोगों में एक ऑप्शन दिख रहा था, उन्होंने समझा कि पहाड़ी लोगों को तो वो समझा नहीं पा रहे हैं, तो इन संथालों को ही बुला लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इनको संथालों को जमीन का लालच दिया। समझिए, जमीन का लालच। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें जमीन दे देते हैं, और उस जमीन पे तुम, ये जमीन तुम्हारी हो गई, तुम्हें उसे साफ करना है, खेती करना है, उस पे बसना है, स्थायी कृषि करना है। ठीक है, संथाल लोग खुश हो गए क्योंकि उनको जमीन मिल गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बाद में उस पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। ये आगे की कहानी है, मैं आपको बताऊंगा, वहां पे एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, अंग्रेजों ने संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया, यानी राजमहल की जो पहाड़ी आती है उसके तलवल में बसने के लिए इन्होंने ये तैयार हो गए। तो ऐसे में क्या था, पहाड़ी लोगों से इनका संघर्ष हुआ, फिर पहाड़ी लोग मजबूर होकर पहाड़ियों के बीच में जाके रहने लगे, ये तलहट पे रहने लगे। ठीक है, ये आपको समझना है। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया, यानी अंग्रेजों ने जमीन के बड़े से टुकड़े को नाम दे दिया कि ये दामिनी कोह के तहत ये वाली जमीन आ गई है, और उस जमीन को बांट दिया। ठीक है, उस जमीन को संथालों में बांट दिया गया और संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। संथालों को इस जमीन के भीतर रहना होता था और हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। ठीक है, ये पहले खाना बदोश जिंदगी बिताते थे ये भी संथाल लोग, लेकिन इन्होंने इनको स्थायी कृषक बनाया। संथालों को दी जाने वाली भूमि में ये शर्त रख दी गई थी। शर्त क्या थी? उन्हें शर्त ये थी कि हम आपको जमीन तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त यह है कि भूमि के कम से कम 10वें भाग, यानी मान लो एक बड़ी सी भूमि दे रहे हैं तो उसका कम से कम 10वां भाग साफ करके 10 साल के भीतर उसको जोतना है, उसको बिल्कुल खेत बनाना है, वहां पे खेती करनी है। ठीक है, इस तरीके से इनको लालच देके इनको जमीन दी गई, दामिनी कोह के तहत इनको बसाया गया, और ये सोच रहे थे कि ये जमीन इनकी हो गई। ये भी खुश थे बहुत ज्यादा, इनकी संख्या भी बढ़ने लगी थी, लेकिन बाद में इस जमीन पे काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाने लगा था, इसलिए फिर संथालों ने विद्रोह कर दिया था। संथाल जो थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो दामिनी कोह क्या थी? आप बताओगे कि दामिनी कोह एक जमीन थी जो अंग्रेजों के द्वारा संथालों को दी गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न ये है कि संथाल विद्रोह पर विस्तृत विवरण लिखिए। संथाल विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण था, यह आपको बताना है। तो देखिए, 1850 ईस्वी तक संथालों ने जमींदार, ठीक है, साहूकार और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि संथालों को शुरू में समझ में नहीं आया था जब दामिनी कोह के तहत इनको जमीन मिली थी। शुरू में ये खुश थे, लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि जमींदार, साहूकार और अंग्रेजी शासन किस प्रकार से इनके साथ गलत कर रहे हैं। देखिए, संथाल समझ चुके थे कि जिस भूमि पर खेती करनी उन्होंने शुरू की थी अब वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की उस पर अब भारी कर लगाया गया, यहां से विवाद हो जाता है शुरू, उस पर काफी टैक्स इनसे लिया जाने लगा। ठीक है, साहूकार लोग जो थे वो बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, और जब टैक्स चुकाना होता था तो इनको पैसे कई बार ब्याज पे लेने होते थे। जब ये जाते थे साहूकार के पास ब्याज पे पैसे लेने, तो वो काफी ऊंची दर पे इनको ब्याज पे पैसे देते थे। तो यहाँ पे समस्या आने लगी थी। अब ये कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे, और जब कर्ज अदा नहीं कर पाते थे तो फिर इनकी जो जमीन होती थी उस पर कब्जा हो जाता था, साहूकार वगैरह ले लेते थे। ठीक है, तो कुल मिला के इनका जो गुस्सा था वो अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि अंग्रेजों ने जमीन दी और बाद में भारी टैक्स लगा दिया, फिर साहूकार के प्रति
क्योंकि साहूकार बहुत ज़्यादा क्या करते थे, टैक्स सॉरी जो इनको जो लोन देते थे, जो मतलब ब्याज पे पैसा देते थे, उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊंची दरों पे मतलब इनको देते थे, ठीक है। तो इसलिए ये इनसे काफ़ी नाराज थे। तो ऐसे में क्या हुआ, संथालों ने 1855-56 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, और ये संथालों का विद्रोह कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, समझते जाओ। पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखना। आगे देखिए, पांचवी रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में आता है पर बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, ये भी याद रखना। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि पांचवी रिपोर्ट क्या पता पेपर में आ जाए, तो आपको अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पांचवी रिपोर्ट का क्या महत्व था। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि पांचवी रिपोर्ट है क्या। तो देखिए, यहाँ पे समझिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में आई थी यहाँ पे व्यापार के लिए। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे शासन व्यवस्था शुरू कर दी इन्होंने, कंट्रोल कर लिया पूरी तरीके से आर्थिक व्यवस्था को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में करती थी, उसी पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा हुई, ठीक है। और यही पांचवी रिपोर्ट कहलाती है, क्योंकि जो चर्चा हुई थी उसमें ये रिपोर्ट का जो नंबर था वो पांचवी रिपोर्ट थी, इसीलिए इसका नाम ही पांचवी रिपोर्ट पड़ गया। तो इसमें क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मनमानी थी, इनके जो अधिकारी थे उनकी जो मनमानी चलती थी, जो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, जो लालच लूट खसोट में लगे हुए थे, ये चीजें काफी सामने आ रही थी। तो इसी पे हुई थी चर्चा संसद में। तो यही चर्चा जो है ये पांचवी रिपोर्ट के रूप से नाम से जानी जाती है। तो ये आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब चलो इसको देखते हैं विस्तार से। पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? 1813 में। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा बनाई गई। पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाई गई? प्रवर समिति के द्वारा, ठीक है। ये रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्वरूप था, जो सिस्टम था, उस पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद के आधार पर बनी थी। यानी ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो वाद विवाद हुआ था उसके आधार पर पांचवी रिपोर्ट बनाई गई थी, ये याद रखना है। ये जो रिपोर्ट थी इसमें 1002 पन्ने थे। इसमें क्या था कि जमींदार के बारे में, और जो रैयतों, जमींदार और रैयतों की जो अर्जियां होती थी किसानों की, ठीक है, वो अलग अलग जिलों के कलेक्टर की जो रिपोर्ट वगैरह होती थी वो सारी की सारी इसमें संकलित की गई थी रिपोर्ट में। कंपनी ने क्या किया, 1760 के दशक के मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में उसके जो काम भी, जो भी उसके क्रियाकलाप होते थे, काम होते थे, इंग्लैंड में उस पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी कि कंपनी वहां पे किस तरीके से काम कर रही है, क्या व्यवस्था चला रही है, और वहां पे चर्चा भी इस पे होती थी खूब, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनका ग्रुप था जो ये चाहता था कि भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसका विरोध करते थे ये लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग थे, ऐसे समूह थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था भारत और चीन के साथ व्यापार पे, उसका ये विरोध कर रहे थे। ये चाहते थे कि जो शाही फरमान है जिसके द्वारा ये पावर इसको दी गई है कंपनी को, वो रद्द कर दिया जाए। ऐसे निजी व्यापार, ठीक है, यहाँ पे व्यापारी आएगा। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, ठीक है। ब्रिटेन के जो उद्योगपति लोग थे, बड़े बड़े लोग जो थे, जो ब्रिटिश विनिर्माता जो लोग थे, उनके लिए भारत का बाजार खुलवाने के उत्सुक थे कि भाई भारत का बाजार इनके लिए खोला जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर एकाधिकार करके बैठी हुई थी, दूसरों को मौका नहीं मिलता था, इसलिए यहाँ पे काफी चर्चा होती थी। कंपनी का कुशासन, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार के आरोप थे, इनके जो अधिकारी थे रिश्वत लेते थे, बहुत मतलब भ्रष्टाचार था, ठीक है। तो कंपनी का जो कुशासन था और जो अव्यवस्थित प्रशासन था, इसके विषय में जो सूचना थी उस पर ब्रिटेन में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कंपनी के अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को वहां के समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में बहुत छापा जाता था कि आज ईस्ट इंडिया कंपनी के इस अधिकारी ने ये घोटाला करा, वहां पे ये व्यवस्था बेकार है, ये वो, इस तरीके की बातें बहुत छापी जाती थी, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत सारे कानून बना दिए कि अब क्या करेंगे, वो कानून के जरिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको कंट्रोल में लाएंगे, ठीक है। और भारत के प्रशासन के विषय में कहा कि भाई नियमित रूप से हमें पूरी रिपोर्ट भेजा करो कि किस प्रकार से क्या व्यवस्था चला रहे हो। तो ये पूरी की पूरी जो घटनाएं थी, ये सब कुछ पांचवी जो रिपोर्ट थी उसमें छापा गया था, ठीक है। ये पांचवी रिपोर्ट से पता लगता है कि उस वक्त व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार था, ये सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि पांचवी रिपोर्ट जो थी इसके महत्व को बताइए। तो पांचवी रिपोर्ट जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में जो वाद विवाद हुआ था उसके आधार पर बनी थी।
देखिए इसमें क्या हुआ था कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो बंगाल था, जो ग्रामीण बंगाल था, वहां पे क्या हुआ, इसके बारे में हमारी जो अवधारणा है वो इसी रिपोर्ट के आधार पे बनी, क्योंकि रिपोर्ट एक सबूत थी। इसके आधार पे ही बताया जाता है कि बंगाल में उस समय में कैसी व्यवस्था रही होगी, कंपनी का कैसा प्रशासन रहा होगा, इस रिपोर्ट के आधार पे ही पता लगता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में जो भी सबूत मिलते हैं वो काफी बहुमूल्य हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरे कोई खास सबूत मिले नहीं है। आगे देखिए, 5वीं रिपोर्ट को देखने से ऐसा पता लगता है कि इसे लिखने वाले जो अधिकारी रहे होंगे वो कंपनी का जो प्रशासन था उसकी आलोचना करने में तुले हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्या दिखाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, रिश्वत, ठीक है, लूट खसोट, ऐसे कामों में लगे हुए थे। कंपनी के कुशासन के बारे में बताने, तो जाहिर सी बात है उनकी कहीं ना कहीं आलोचना करने में लगे हुए थे। तो ये हो जाएगी हमारी 5वीं रिपोर्ट का महत्व। 5वीं रिपोर्ट क्या थी, या फिर 5वीं रिपोर्ट का महत्व क्या था, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि सूर्यास्त विधि से क्या अभिप्राय है। ये विधि है, जैसे मान लो आज के समय में लास्ट डेट होती है ना, जैसे किसी फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, इस डेट तक भर दिया तो भर दिया, नहीं तो नहीं भर पाओगे। तो इसी तरीके से वो जो स्तंभदारी बंदोबस्त था उसमें जो राजस्व इकट्ठा करने की एक लास्ट डेट होती थी, यानी एक लास्ट दिन होता था। उस दिन में एक समय होता था निर्धारित कि शाम को सूर्य ढलने से पहले, यानी जो सूर्य है सूर्यास्त होने से पहले टैक्स जो है, राजस्व जो है वो जमा हो जाना चाहिए। अगर नहीं जमा हो पाता तो फिर उसकी जमींदारी को नीलाम किया जाएगा। तो इसी को सूर्यास्त विधि कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। राजस्व भुगतान करने का अंतिम दिन सूर्यास्त विधि के अनुसार निर्धारित किया जाता था। क्या होता था कि सूर्यास्त विधि के अनुसार यदि निश्चित तारीख को, कि पहले से डिसाइड तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले, यानी सूरज के डूबने से पहले अगर भुगतान नहीं आता है, यानी भुगतान नहीं कर पा रहा जमींदार, तो फिर ऐसे में उसकी संपत्ति जो है उसको क्या किया जा सकता है, नीलाम किया जा सकता है। तो ये होता था सूर्यास्त विधि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। पूरा चैप्टर नहीं आएगा, हाफ चैप्टर आएगा, इस चीज को याद रखिए। और हाफ चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको बताएं यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। सारी वीडियो के लिंक जो है आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे टाइम टू टाइम, और यहाँ पे 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।